नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में कहानी एकादशी में संकलित रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का व्यक्तित्व एवं कृतित्व स्पष्ट करेंगे। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी साहित्य में अज्ञे के नाम से जाने जाते हैं और उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उनका जन्म कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञे शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान से स्नातक उत्तीर्ण थे और उन्होंने अंग्रेजी विषय से अधिस्नातक किया था। अब हम बात करते हैं उनके कार्य क्षेत्र की। 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक विभिन्न जेलों में रहे, कारावास का जीवन बिताया। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं भी की। वे यायावरी प्रवृत्ति के थे, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का कार्य किया। फिर दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनकी साहित्यिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में, और कितनी नावों में कितनी बार रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1979 ईस्वी में। इस तरह से हमने देखा अज्ञे कारावास का जीवन भी बिताते हैं। अज्ञे सेना में भी रहते हैं क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। अज्ञे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं और अज्ञे को तमाम साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार भी मिले। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं की। तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। वे प्रयोगवादी कवि, नई कविता के प्रतिनिधि कवि और कई कहानियों उपन्यासों के लेखक भी हैं। वे मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। अब हम बात करते हैं उनकी कविताओं की। तो उनके काव्य संग्रह निम्न हैं। भग्नदूत, इत्यलम, ये उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह है। फिर उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे और ऐसा कोई घर आपने देखा है जैसी रचनाएं हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कहानी एकादशी में उनकी एक कहानी संकलित है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अज्ञे की किन्हीं 2 या 4 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। तो यह महत्वपूर्ण है। उनके कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा,
कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। फिर अगर उनके उपन्यासकार का रूप देखें तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, तो अपने अपने अजनबी उनका आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति का उपन्यास है। फिर उनकी दो रचनाएं यात्रा वृत्तांत के रूप में सामने आती हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये उन्होंने देश की जो यात्राएं की उनको इसमें संकलित किया है। एक बूंद सहसा उछली, इसमें उनकी विदेश यात्राओं का संकलन है। फिर उनके निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, ये उनके निबंध संग्रह है। संस्मरण, स्मृति लेखा और डायरिया उनकी भवंती, अंतरा और शाश्वती, विचार गद्दी में संवत्सर। इस तरह से उनकी रचनाओं को हमने देखा। उनका समग्र काव्य सदा नीरा 2 खंडों में संकलित हुआ तथा अन्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध केंद्र और परिधि नामक ग्रंथ में संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के साथ चौथा सप्तक भी उन्होंने संपादित किया। तार सप्तक 1943 में आया, दूसरा सप्तक 1951 में आया, तीसरा सप्तक 1959 में आया, तो चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। ये उनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। और तार सप्तक के साथ पुष्करिणी और रूपाम्बरा जैसे काव्य संकलनों का भी उन्होंने संपादन किया है। वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रहों के भी संपादक हैं। निस्संदेह वे आधुनिक साहित्य के एक सलाहकार पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु की बात एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। अब हम बात करते हैं अज्ञे के साहित्यिक जीवन की। अज्ञे ने अभिव्यक्ति के लिए कई विधाओं, कई कलाओं, भाषाओं का प्रयोग किया। वैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, वैयक्तिक निबंध, वैचारिक निबंध, आत्मचिंतन, अनुवाद, समीक्षा, संपादन। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास का एक कीर्ति स्तंभ बना। नाट्य विधान के प्रयोग के लिए उत्तर प्रियदर्शी लिखा, जो आंगन के पार द्वार संग्रह में वह अपने को विशाल के साथ एकाकार करने लगते हैं। अज्ञे का कहानीकार रूप महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम के उद्देश्य से, क्योंकि हम इनकी कहानी रोज को पढ़ेंगे। तो उनके कहानीकार के रूप को देखें तो हम कह सकते हैं कि अज्ञे ने कहानी के रचना गठन में इतना बुनियादी बदलाव ला दिया कि इस विधा की संरचना सदैव के लिए बुनियादी परिवर्तन का वर्ण करती दिखाई दी है। स्थिति परिस्थिति के टकराव ने एक नया कहानी मुहावरा ही इजाद कर डाला। अज्ञे कहानी को एक दौड़ती लहर का गति चित्र मानते हैं। मानसिक सूक्ष्म वृत्तांत की एकाग्रता और भाव विचार मीमांसा के आग्रह के कारण कहानी एक क्षण का चित्र अपनी बहुस्तरीय यथार्थ चेतना के साथ सघन संश्लिष्ट रूपाकार में प्रस्तुत करती है। अपने जीवनानुभवों की ताकत से अज्ञे ने पाया है कि कहानी के लिए कवि दृष्टि का संयोग अवश्य चाहिए। कारण यह है कि कवि दृष्टि से देखा गया यथार्थ अधिक गहरे अर्थ में पेटता है। कहानी में अज्ञे का कवि दृष्टि का आग्रह ही यह व्यंजित करता है कि वे यथार्थ के बहुलार्थक संकेतों को रचना में स्थान देने के आकांक्षी रहे हैं। उनका नई राहों का अन्वेषी मन कहानी में नए प्रयोगों से नए युग की मानसिकता को उजागर करने का अरमान लेकर प्रस्तुत होता है।
एक खास तकनीक के संयम से वे गद्य की सृजनात्मकता में रूपात्मकता, प्रतीकात्मकता, व्यंजक बिंबधर्मिता को स्थान देते हैं। इस दृष्टि से गैंग्रीन, जो रोज के नाम से प्रकाशित होती हैं, मेजर चौधरी की वापसी, हीली बोन की बतखें जैसी कहानियों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तो हम पाते हैं कि इनके टेक्स्ट या पाठ की व्यंजकता मुग्ध करने वाली हैं। बहुत गहरे में उतरकर हम पाते हैं कि इन कहानियों की अंतर वस्तु का अंतर्भाषे स्वातंत्र्य की खोज और लालसा के ही विभिन्न रूप समाहित किए हुए हैं। आगे का ध्यान बराबर इस तथ्य की ओर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी कहानी के रचनाकारों ने कहानी को लेकर बहुत अधिक वैविध्यपूर्ण ठोस चिंतन किया है। इस चिंतन का इतना जखीरा हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में लग गया है कि हिंदी की नई कहानी की अवधारणा को ठीक ठाक निश्चित करना चुनौती भरा कार्य हो गया है। यह ऐसा रचनाकार के संकट का समय रहा है कि कविता कहानी के क्षेत्र में नए नए आंदोलनों के बादल उठे हैं और पूरे आकाश को इन नए आंदोलनों ने घेर रखा है। नई कहानी के प्रवक्ताओं, समीक्षकों ने इन विधाओं को लेकर इतने फतवे दिए हैं कि इन विधाओं के प्रतिमानों का प्रश्न निरंतर उलझता गया है। इस दौर की सबसे बड़ी कमजोरी या शक्ति यही रही कि पुरानी जड़ सैद्धांतिकताओं से मुक्त होने की पुकार ने जोर पकड़ा है। कहानी में प्रयोग और परिवर्तन का चक्र एक अंतहीन विमर्श के रूप में प्रकट हुआ है। इस अंतहीन विचार विमर्श से यह भ्रम उपजा है कि कहानी ही आज की केंद्रीय विधा है। आगे पर माँ सरस्वती ने बहुत शीघ्र कृपा की है। जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्होंने पहली कहानी जिज्ञासा 1929 ईस्वी में लिखी। ये पूछा जा सकता है कि आगे की पहली कहानी कौन सी है। जिज्ञासा है जो 1929 में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी 1931 में विपत्तिका नाम से प्रकाशित हुई और 23 वर्ष की उम्र में गैंग्रीन, जो उनकी महत्वपूर्ण कहानी और हमारे पाठ्यक्रम में रोज नाम से संकलित है। इस तरह 25 वर्ष की उम्र तक 27 कहानियाँ लिखी। अंतिम 2 कहानियाँ 1957 और 1959 में लिखी। इस विधा से फिर वे हट गए। जाहिर है आगे ने जब कहानी लिखना शुरू किया उसमें इस विधा के सबसे यथार्थ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद सक्रिय थे, लेकिन आगे ने प्रेमचंद की छाप तक नहीं छूने दी अपने कहानियों में और एक अलग मुहावरा आविष्कृत किया। आगे ने जयशंकर प्रसाद के काव्यत्व, प्रतीक आदि के आग्रह को भी सीधे न अपनाकर अपनी शर्तों पर ग्रहण किया। आगे ने घटना से ज़्यादा परिवेश और पात्र की मनोभूमिका में मनोविश्लेषण का प्रयोग किया। वे व्यक्ति के मनोलोक में बहुत गहरे उतरकर रचना में प्रवृत्त होते दिखाई दिए। इस तरह वे प्रसाद से प्रभाव लेकर भी प्रसाद से अलग होते गए। इतना ही नहीं, आगे ने इस क्षेत्र में जिनेंद्र से भी अपने को अलग रखा। जिनेंद्र ने अपनी पुस्तक कहानी, अनुभव और शिल्प में माना है कि वे शिल्प के प्रति जागरूकता नहीं चाहते। कहानी सहज वृत्ति या इंस्टिक्ट की कन्या है। इसके ठीक विपरीत आगे शिल्प के प्रति बहुत सजग रचनाकार हैं और सावधान प्रयोगी भी ऐसे जो नई राहों को खोजने के लिए बेचैन रहता है। उन्होंने कहा है, थोड़ी और स्पष्ट बात यह होगी कि मेरी जिज्ञासा और दिलचस्पी आदर्श परक रचना से बढ़ती हुई क्रमशः यथार्थोन्मुख होती गई, और भी स्पष्ट यह कि जिस यथार्थ की ओर मैं अधिकाधिक बढ़ा वह बाह्य या भौतिक या सामाजिक यथार्थ से पहले आभ्यंतर मानस अथवा मनोवैज्ञानिक यथार्थ था। फिर आगे यह कहने से भी अपने को नहीं रोक सके कि पर मनोवैज्ञानिक यथार्थ का कहानी से कोई असामंजस्य तो नहीं है, और इस बात के प्रमाण के लिए मेरी ही कहानियों के उदाहरण लिए जा सकते हैं। आगे जैसा शालीन संकोची रचनाकार इस तरह की बात करता कहाँ है।
वह अपने विषय में मौन रहता है, लेकिन वहाँ वे मुखर होकर बोले हैं। क्या यह सच नहीं है कि अज्ञे हिंदी कहानी के अपूर्व हैं, यानी ऐसे कथाकार कहानीकार कि उनसे पहले ऐसा कोई कहानीकार नहीं हुआ। उनकी कहानियों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन न करना अक्षम्य साहित्यिक अपराध है। विचारधाराओं के अंत के इस उत्तर आधुनिक समय में अज्ञे को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। गैंग्रीन, अमर वलरी, शरणदाता, जयदोल, हीली बोन की बतखें तथा खितिन बाबू जैसी तमाम कहानियों में अपने समय, समाज, संस्कृति, राजनीति का बड़ा खजाना मौजूद है। इन कहानियों का पाठ पुनः पाठ किया जाना चाहिए। केवल कुपाठ से तो रचना का अर्थ और संदर्भ मरता है। हमें इस विश्वास के साथ इन कहानियों को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, एक नए डिस्कोर्स के साथ, ताकि अज्ञे के इस कथन का सच सामने आ सके कि कहानी के बीते कल की ये कहानियाँ कहानी के आगे कल भी पढ़ी जाएंगी और पाठक को कभी दोबारा भी आमंत्रित कर सकेंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अज्ञे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वे जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े कथाकार हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं और नई कविता के प्रवर्तक भी अज्ञे ही हैं। और कथा के दृष्टिकोण से देखें तो अज्ञे मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं और हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगली कक्षा में हम उनकी कहानी रोज की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।